नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया इन दिनों। ये हमारा एक एपिसोड है जो पिछले 4-5 एपिसोड हम कर चुके हैं इसके, और आज फिर इसी पर बातचीत करेंगे। लगभग हफ्ते में एक बार हम कर लेते हैं। अब दुनिया इन दिनों में आजकल बहुत ही जटिल हो गई है दुनिया। उसको समझना बहुत मुश्किल है। एक तरफ बहुत तेजी से युद्ध चल रहे हैं और दूसरी तरफ आर्थिक संघर्ष चल रहे हैं। आर्थिक संघर्ष भी एक तरह के युद्ध ही है। तो ऐसे में दुनिया कैसे देखा जाए, दुनिया को, ये बड़ा सवाल हो गया है। दोस्तों, पूरी बातचीत शुरू करें उसके पहले मैं ये अपील कर दूं आपको कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, इन दिनों जो मुख्य मुख्य घटनाएं हो रही है, या तो सबसे बड़ा सवाल तो अ, अभी ईरान और अमेरिका में जो बातचीत चल रही है स्विट्जरलैंड के अंदर, उसी में उसी की है। कई बार वो वार्ता स्थगित करनी पड़ी, फिर चालू हुई, और अब ये हुआ है कि अ, ये तय हो गया लगभग कि भाई ईरान के 12 अरब डॉलर जो वैसे तो बहुत संपत्ति उनकी प्रतिबंधित है, कब्जे में कर रखी है अमेरिका और कई देशों के अंदर, उसको रिलीज करने की बात है। तो 12 अरब डॉलर की संपत्ति रिलीज की जाएगी, ऐसा कहा गया है। और हॉर्मुज स्ट्रेट अभी नहीं खुलेगा, मतलब खुल तो जाएगा लेकिन ईरान का ही कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर। और ऐसे ही कई चीजें जो है हुई है। लेकिन इसराइल का अभी भी वहां पर लगातार हमले चल रहे हैं। और ईरान पे अमेरिका ने अपने तेल बेचने की छूट दे दी है। अभी वो 20 अरब डॉलर, 20 अरब बैरल तेल बेच सकेगा। पहले 10 अरब डॉलर 10 अरब बैरल बेच सकता था। तो ये ईरान को कुछ फायदा तो हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके पास तलवार तो लटकी हुई है। कब अमेरिका फिर हमला कर दे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो कल बातचीत हुई और जो संपत्ति रिलीज करने की बात हुई, उसमें भी अब ट्रम्प साहब ने एक बयान देकर के अड़ंगा लगा दिया कि ये पैसा हम डायरेक्ट ईरान को नहीं देंगे, बल्कि इससे ईरान हमारे से फूड फैसिलिटीज खरीदे, या तो फूड ग्रेन्स खरीदे या और कुछ सामान खरीदे खाने पीने के, जिससे ईरान के लोगों को जो है वो सुविधा मिल सके। लेकिन ये ईरान कह रहा है कि भाई ये तो कुछ तय नहीं हुआ था हमारे स्विट्जरलैंड की बातचीत में कि हम अमेरिका से कोई सामान खरीदेंगे। तो ये पैसा सीधा सीधा हमारे को मिलना चाहिए इसमें। अब ये पेच है, अब देखते हैं क्या हो सकता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध तेज हो गया है। यूक्रेन ने मॉस्को के अंदर ड्रोन से हमले किए हैं, और खास तौर से ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए हैं। और ये मतलब कोई ऐसे ही जेलेंस्की अपने आप नहीं कर सकता। ये अमेरिका की एक सोची समझी चाल है। रूस पे हमले करके रूस के तेल को रोकना और ईरान के तेल को मार्केट में लाना, ये उनकी अपनी सोची समझी चाल है, जिसके अंदर ये चल रहा है। और रूस भी हम जवाब दे रहा है बराबर। ऐसा कोई वो नहीं है कि रूस जो है चुपचाप बैठा है। अ, फिर ब्रिटेन में राजनीतिक संकट बढ़ गया है, और वहाँ के जो कीर स्टारमर जो वहाँ के वो हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है
और ये त्यागपत्र उन्होंने इसलिए दिया कि लगभग 100 एमपी जो हैं उनका त्यागपत्र मांग रहे थे, और उन्होंने 100 एमपीओ ने ये कहा था कि हमारे को इनके ऊपर विश्वास नहीं है कि ये अब हमें चुनाव जिता सकते हैं, इसलिए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और वहां पर जो एनडी बुरहनम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, शायद वो अब प्रधानमंत्री बन जाएगी। इसी बीच कल मतलब जब बातचीत हो रही थी इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, तब कतर के गैस प्लांट पर एक बहुत जबरदस्त हमला हुआ। आपको ये भी बता दूं कि इस वार्ता के अंदर मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान तो था ही, कतर के लोग भी थे। तो अब यहाँ पर मतलब आग लग गई है। तो ये आग, अब सवाल ये है कि आग ये कोई ब्लास्ट हुआ था वहां इसलिए लगी है, या और कोई कारण और कोई दुर्घटना हुई है इसलिए लगी है, या किसी ने वहां पर ड्रोन अटैक किया है, या कोई ऐसा हमला किया है कि जिससे आग लगी। अब कौन कर सकता है, ये भी सवाल है, बड़ा पेचीदा सवाल है। क्योंकि ईरान तो बातचीत कर रहा है उनके साथ, इराक को साथ में बिठा करके, तो ईरान तो क्यों करेगा उन पे बात हमला। हो सकता है कि इजराइल जो इस वार्ता से खफा है और वो नहीं चाहता है कि ये वार्ता तो हो सकता है कि इजराइल ने इस को अंजाम दिया हो और अपना नाम छुपा रहा हो। कुछ कह नहीं सकते, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि ये हमला हुआ है या दुर्घटना है, इसलिए इसके ऊपर कोई ज्यादा वो नहीं कर सकते। इधर जापान ने वीजा शुल्क बढ़ा दिया है। जापान ने विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा शुल्क में भारी वृद्धि की है, जिससे भारतीय यात्रियों पर भी अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। G7 सम्मेलन के बाद वैश्विक आर्थिक चर्चा शुरू हो गई है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दों पर कदमों पर विचार कर रही है। वित्तीय बाजार इन संकेतों पर नजर रखे हुए हैं। इसके साथ ही जो ईरान और अमेरिका में जो बातचीत हुई है, और एक तरह से युद्धबंदी लगभग हो गई है। अगर इजराइल इसको मान जाए, इजराइल अगर हमले न करे, तो वहां अभी शांति होगी। तो और वहां से जो ऑयल की जो सप्लाई होगी, उससे भी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आने की संभावना है। इधर आप देखिए कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान 2026 से चीन की यात्रा पर गए हैं, और 15 से 17 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, एमओयू पर होने की संभावना बताई गई है। और एक और खास बात यह है कि बांग्लादेश और चीन में एक रोड एंड बिल्ट बेल्ट वाला तो है ही, वो भी शायद शुरू हो रहा है। और उसके अलावा चटगांव जो बंदरगाह है, उसको चीन जो है डेवलप करेगा, और चीन वहां पर अपना अड्डा भी बना सकता है। और अगर वहां चीन अड्डा बनाता है, तो भारत के लिए वो बहुत ही ज्यादा घातक होगा। तो ये एक चीन समर्थित चटगांव आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे लगभग 1 लाख रोजगार और सैकड़ों मिलियन डॉलर का निवेश आने की उम्मीद है। लेकिन ये भारत के लिए एक खतरा है, क्योंकि चटगांव जो है हमारे भारत के बिल्कुल नजदीक है, और वहीं से पास से हमारे त्रिपुरा और आने का रास्ता भी है। तो ये एक और बात यह है कि अभी पाकिस्तान जो है वो बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में आ गया है। और वो इसलिए कि अमेरिका का उसके ऊपर पूरा भरोसा है, और इधर चीन भी उसके ऊपर पूरा भरोसा करता है, और उसने रूस का और ईरान का भी भरोसा जीत लिया है। सऊदी अरब में तो उसकी सेनाएं पड़ी है। तो कुल मिलाकर के ये है कि पाकिस्तान चारों तरफ से एक चारों चारों पांचों मतलब सभी देश जो है उसको समर्थन दे रहे हैं, और उसकी स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भारत में ये एक मुश्किल का बात हो रही है कि पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार,
ये चारों भारत को घेरने में लगे हुए हैं। इनकी पॉलिसीज और इनकी जो चहलकदमी है, जो बातचीत हो रही है, या जिस तरह से ये घेरा कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उससे भारत कठिनाई में फंस सकता है। भारत को इस समय इसलिए अ, अ, अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना चाहिए और पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने के प्रयास करने चाहिए, उनसे लगातार बातचीत में रहना चाहिए। और उसी से जो है हम थोड़ा अपना ठीक कर सकते हैं। अब बांग्लादेश से चीन तीस्ता नदी परियोजना पर भी चर्चा होने की खबर है चीन में। ये परियोजना लंबे समय से लंबित है और भारत भी इस क्षेत्र में रुचि रखता रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में चीन बांग्लादेश पहले से रक्षा सहयोग रखते हैं। बांग्लादेश की सेना और नौसेना के कई उपकरण चीन में आते हैं। हालिया वार्ताओं में आतंकवाद विरोधी सहयोग और सामरिक संवाद भी एजेंडे में शामिल हो गए हैं। भारत के लिए इसका अर्थ है, भारत के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चीन से निवेश और अधोसंरचना चाहता है, लेकिन भारत के साथ संबंध भी पूरी तरह खराब नहीं करना चाहता है। विश्लेषकों का मानना है कि ढाका चीन और भारत दोनों के साथ काम करके अधिक आर्थिक लाभ लेना चाहता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार चीन के साथ संबंधों को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे दक्षिणी एशिया की भू राजनीति में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है और वो हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के संबंध और गहरे होते हैं तो दक्षिणी एशिया में भारत का प्रभाव चुनौती का सामना करना मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी ओर कुछ तथ्य इस घेराबंदी की धारणा को सीमित भी करते हैं। चीन पाकिस्तान गठजोड़ तो वास्तविक पुराना है, जबकि बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता सहयोग भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है। परंतु अभी तक ऐसा कोई प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुआ है। खैर, अभी चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एक औपचारिक भारत विरोधी गठबंधन बना रहे हैं। उपलब्ध तथ्यों से ये सिद्ध होता है। लेकिन म्यांमार भी चीन से काफी म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है और वहां पे भी क्या उक क्यू फ्यू बंदरगाह है बंगाल की खाड़ी में। वहां पर अगर वहां तक चीन की पहुंच हो जाती है तो वो भी हमारे लिए एक घातक सिद्ध होगा। एक और खबर ये है कि फीफा वर्ल्ड कप में 2026 में जो मिस्टर मैसी हैं, लियोनेल मैसी ने वर्ल्ड में इतिहास रच दिया है। उसने 6 विश्व कप में 18 गोल दागे हैं। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। और वैसे फीफा जो है बड़ा टूर्नामेंट है ही, सब जानते ही हैं। और ये अमेरिका और मेक्सिको और कनाडा तीनों मिलाकर इसको कर रहे हैं। तो ये खबरें हैं खास खास जो मैंने आपके सामने रखी। और देख लेते हैं कुछ हो तो। चीन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। दुनिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है यूरोप। आज यूरोप केवल रूस यूक्रेन युद्ध से ही नहीं जूझ रहा है, बल्कि ऊर्जा संकट, आर्थिक मंदी और जलवायु परिवर्तन भी बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इस वर्ष भीषण गर्मी में ने एक पूर्वी यूरोपीय देशों में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये केवल मौसम की घटना नहीं है, यह पूरी मानव सभ्यता के सामने खड़ी पर्यावरणीय चुनौती का संकेत है। विश्व की अर्थव्यवस्था भी मुश्किल में है। महंगाई, बेरोजगारी, ऊर्जा संकट और व्यापारिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी तेज होती जा रही है। कई देशों को डर है कि दुनिया दो आर्थिक खेमों में विभाजित हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो वैश्विक व्यापार पर गहरा असर पड़ेगा। हाँ, एक ब्रिक्स की जो है अपने भारत में सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हो रही है, ब्रिक्स देशों की। ब्रिक्स अब केवल 5 देशों का संगठन नहीं रहा, वह इसमें कई दूसरे देश शामिल हो गए। 15 देश करीब लगभग हैं इसमें अब। कई विकासशील देश ऐसी व्यवस्था, वैश्विक व्यवस्था चाहते हैं जिसमें केवल पश्चिमी शक्तियों का वर्चस्व न हो। चीन और रूस ब्रिक्स को एक वैकल्पिक आर्थिक मंच के रूप में विकसित करना चाहते हैं। वो डी डॉलराइजेशन की बात भी कर रहे हैं कि एक विश्व में दूसरी एक मुद्रा प्रचलित हो जो डॉलर के मुकाबले खड़ी रहे।
लेकिन भारत के लिए प्रॉब्लम यह है कि वो अभी अमेरिका के मोहपाश में फंसा हुआ है। अब भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इन बदलती परिस्थितियों में भारत क्या करे? क्या पुरानी विदेश नीति पर्याप्त है, या नए समय की नए सोच की आवश्यकता है? दुनिया की असली लड़ाई, आज दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई केवल सीमाओं की नहीं है, ये तकनीक, ऊर्जा, व्यापार और संसाधनों की लड़ाई भी है। जो देश विज्ञान, शिक्षा, उद्योग और तकनीकी में आगे होगा, वही भविष्य की विश्व राजनीति में को प्रभावित करेगा। तो साथियों, दुनिया इन दिनों तेजी से बदल रही है। नए गठबंधन बन रहे हैं, पुनः पुराने समीकरण टूट रहे हैं। युद्ध और शांति के बीच दुनिया लगातार जूझ रही है। चीन का उभार, रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का संकट, ब्रिक्स का विस्तार और दक्षिण एशिया की नई राजनीति, ये सभी घटनाएं केवल समाचार नहीं है, ये आने वाले विश्व की रूपरेखा तैयार कर रही है। भारत के लिए चुनौती भी है, बड़ी, और अवसर भी। यदि भारत अपने पड़ोस के साथ विश्वास, विकास और सहयोग का मजबूत ढांचा खड़ा कर पाता है, तो वह केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकता है। इसी उम्मीद के साथ और विचार इसी विचार के साथ आज की चर्चा को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छे लग रहा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने मित्रों और परिजनों को बताएं, और उनसे भी निवेदन करें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।